बीटेक करने के बाद यदि गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि बीएसएनएल ने जेटीओ की वैकेंसी निकाली है। बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये एक बड़ा मौका हो सकता है। मैं हूं अंकित डोला। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सीट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और इसके बाद सैलरी कितनी मिलेगी। तो पूरी कहानी 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको इसकी बताने वाला हूं। वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, बीएसएनएल जेटीओ का रिक्रूटमेंट 2026 में जो हमारे पास निकला है, इसकी कहानी की शुरुआत करते हैं यहां से। ठीक है, सबसे पहले की हाईलाइटेड 100 वैकेंसी है। तो सबसे पहले आपको यह पता चलना चाहिए कि भाई कितनी वैकेंसी है। तो यहां पे 100 वैकेंसी यहां पे दोस्तों निकाली है। सैलरी की बात की जाए हमारे पास, तो ये बेसिक पे है 16,500 से 40,500 के आसपास, यानी इन हैंड सैलरी आपको 40,000 के आसपास दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास पे स्केल आईडीए, ठीक है, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस पर, ठीक है, पे स्ट्रक्चर, यहां पे आपको ये भी मिलेगा। और दूसरी बात हमारे पास यानी डीए भी आपको मिलेगा। तो सैलरी आपको ठीक ठाक यहां पे मिलने वाली है। दूसरी बात, अगस्त में इसका एग्जाम होगा, ठीक है, 2026, यानी इसी साल अगस्त में। अभी मई है यानी जून स्टार्ट होने वाला है। जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लो वैकेंसी कितनी है, सैलरी कितनी मिलने वाली है और हमारे पास अगस्त में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं भैया हमारे पास डेट क्या क्या है, इंपोर्टेंट डेट्स सबकी बात कर लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन कब होगा? 4 जून 2026 को 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। अभी मई चल रहा है, आज की बात की जाए आज 29 मई है, तो 30-31 मई के अंदर 2 दिन, जून के अंदर हमारे पास 3 दिन और है। ठीक है, तो यानी करीब करीब यहां पे 5 दिन है। अभी 5 दिन के बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हो, यानी 4 जून से आप यहां पे फॉर्म फिल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन क्लोज कब होंगे? यानी 3 जुलाई को हमारे पास क्लोज हो जाएंगे। करीब करीब 1 महीने का समय दिया जा रहा है फॉर्म को फिल करने के लिए, सफिशिएंट टाइम है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म को जल्दी भरिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन की हमारे पास एडिटिंग की डेट की बात किया। एडिटिंग कब स्टार्ट? यदि मान लो आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन भर दी है तो आप एडिट कर सकते हो। 4 जुलाई से आप इस प्रोसेस को एडिटिंग वाले को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहां पे हमारे पास एप्लीकेशन एडिटिंग एंड कब? 11 जुलाई को। 4 से 11 जुलाई के बीच में यदि कोई इंफॉर्मेशन आपकी गलत है या आपने कुछ मिस्टेक कर दी है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। एग्जाम की डेट क्या? अगस्त 2026 में टेंटेटिव एग्जाम की डेट हो सकती है। यहां पे हमारे पास इंपॉर्टेंट बात क्या है, एडिटिंग विंडो इज ओनली 7 डेज, 7 दिन के लिए एडिटिंग विंडो है, यानी 7 से 11 जुलाई के बीच में। तो यदि आपने कोई गलती की है तो दोस्तों यहां पे इसी के बीच में आपने गलती को सुधार लेना। ठीक है, अब सर्किल वाइज वैकेंसी की बात कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास कि भाई किस सर्किल में कितनी वैकेंसी है। तो यहां पे हमारे पास बीएसएनएल की बात की सर्किल वाइज है कि ये सर्किल में इतनी पोस्ट है, इस सर्किल में इतनी पोस्ट है। तो बात की जाए हमारे पास कर्नाटक में की बात की जाए तो यहां पे देखो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, इस तरीके से भी मेरे पास यहां पे गिवन है। ठीक है, तो टोटल 26 वैकेंसी कर्नाटक के अंदर है। एमएच महाराष्ट्र के अंदर मेरे पास 16 वैकेंसी है। केरला के अंदर मेरे पास 15 वैकेंसी है। एमपी के अंदर मेरे पास 10 है। ठीक है, चेन्नई के अंदर मेरे पास 5 है। गुजरात के अंदर मेरे पास 3 है। इसका उड़ीसा के अंदर 6 है। ठीक है, अदर्स में मेरे पास 19 है। तो टोटल मेरे पास ये 100 के आसपास वैकेंसी है, जिसमें 61 वैकेंसी हमारे पास अनरिजर्व यानी यूआर के लिए। ठीक है, ये अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए। ईडब्ल्यूएस की 11 है, ओबीसी की 10 है और एससी एसटी की बात की जाए यहां पे मेरे पास 12 प्लस 6 यानी 18 वैकेंसी है। तो यहां से आपको यह पता चल गया कितनी वैकेंसी है और कौन से सर्कल में हमारे पास कितनी पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि यार यहां पे एलिजिबल कौन कौन है, यानी कौन कौन से स्टूडेंट इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, इन नेशनलिटी यानी इंडिया के यदि आप हो, भारत में रहते हो, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, बाहर के लोगों के लिए अलाउड नहीं है। इंडियन नेशनल ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट, यानी भैया यहां पे एनआरआई हमारे पास अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप भारतीय हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं। तो यहां पे साफ साफ लिखा है बी बीटेक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन टेलीकम्युनिकेशन, या तो टेलीकम्युनिकेशन में आपका बी बीटेक हो, या फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या रेडियो में हो, या कंप्यूटर साइंस में हो। ठीक है, या इलेक्ट्रिकल, आईटी और इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यानी यहां पे हमारे पास ऑलमोस्ट ईसी, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस, आईटी के सारे बच्चे एलिजिबल हैं। ठीक है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले भी एलिजिबल हैं। तो यदि आपने एमएससी की है या एमसीए किया है तब भी आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस एलिजिबल, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे एलिजिबल हैं।
तो आप यदि इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इस फॉर्म को दोस्तों प्यार से भर सकते हैं। लेकिन यहां पे हमारे पास एक मेडिकल की रिक्वायरमेंट भी है भैया, ठीक है। तो यहां पे आईज का अपना देख लेना कि भाई यहां पे हमारे पास, ठीक है, मेडिकल इस रिक्वायरमेंट भी जरूरी है इस पोस्ट के लिए। बहुत सारी पोस्ट में होती नहीं। कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश प्रिंसिपल कलर एंड मस्ट पॉसेस, ठीक है। तो यहां पे आप इसको देख लेना कि भाई आप इसमें हमारे पास फिट होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये वाला देख लेना कि भाई मेडिकल की रिक्वायरमेंट भी यहां पे गिवन है भैया, ठीक है। अब क्या रिक्वायरमेंट एक्चुअल आप देख लेना एक बार पढ़ के कैसा कैसा आपका इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूं डिटेल में, ठीक है। एज लिमिट की बात की जाए भैया, तो एज लिमिट में कैटेगरी वाइज यदि अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस तो 30 साल की एज, ठीक है। यहां पे मेरे पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ये क्रीमी लेयर है ओबीसी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 33 साल यानी 3 साल की छूट है। इसके बाद एससी एसटी की बात की 35 ईयर यानी 5 साल की छूट है। पीडब्ल्यूडी में यार यूआर ईडब्ल्यूएस ओडब्ल्यूएस ओबीसी क्रीमी लेयर, यहां पे मेरे पास 40 साल तक यानी 10 साल की छूट है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी में हमारे पास और भी है 2-3 कैटेगरी, तो यहां पे हमारे पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 43 ईयर, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी मेरे पास 45 साल, ठीक है। बीएसएनएल एम्प्लॉय यदि आप हो तो यहां पे 35 साल तक है, 5 साल की छूट है। बीएसएनएल एम्प्लॉय एससी एसटी यदि आप हो तो यहां पे 40 साल की। बीएसएनएल अनरिजर्व, ठीक है, बीएसएनएल यदि आप एम्प्लॉय हो, अनरिजर्व हो या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी को फर्क नहीं पड़ता, तो आप 35 साल तक दे सकते हो, ठीक है। तो यानी अच्छी खासी यहां पे छूट मिली हुई है। एज इज कैलकुलेटेड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 जुलाई 2026। 3 जुलाई 2026 के हिसाब से आपकी एज जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। एक्स सर्विसमैन विल गेट एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। तो एक्स सर्विसमैन को एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आई होप एज की कोई समस्या होगी नहीं, बिकॉज जो भी बच्चे ने बीटेक अभी पास आउट किए होंगे वो सब यानी 30 के अंडर में होंगे यदि जनरल कैटेगरी की बात की जाए, ठीक है। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, एज की समस्या यहां पे आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट बात आती है एग्जाम का पैटर्न कैसे होने वाला, कि एग्जाम का पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। लेकिन एग्जाम के पैटर्न और मार्किंग स्कीम से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये बताना चाहता हूं कि भाई अनअकैडमी का जो कोर्स है, सब्सक्रिप्शन है, जिसके अंदर गेट कंप्यूटर साइंस, गेट डेटा साइंस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पीएसयू का बैच, प्लेसमेंट का बैच, प्रैक्टिस का बैच, रैंक इंप्रूवमेंट, सारे ही बैचेस का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल रहा है 10 महीने का 8,499 के अंदर। और भैया यहां पे 12 महीने प्लस 1 महीने का एक्सटेंशन 13 महीने का आपको मिल रहा है 9,499। तो इसका फायदा आप उठा सकते हो यदि आप सीरियसली गेट की तैयारी करना चाहते हो। तो ध्यान रखिएगा ये ऑफर 31 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। यानी 31 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और आप जब भी इस कोर्स को लेंगे तो आपको कोड यूज करना है एडी रूल। ये 4 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन प्लस गेट एश्योर। तो जो भी आप कोर्स लेते हैं मैक्सिमम 4 महीने तक का गेट फ्री एक्सटेंशन मिल सकता है। जैसे कि यहां पे आपको 9 महीने में तो 1 महीने का मिल रहा है, 12 महीने पे 1 महीने का मिल रहा है। यदि आप 2 साल का कोर्स लेंगे तो आपको 4 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा। दूसरी बात यहां पे प्लस गेट एश्योर क्या है, गेट एश्योर ये यदि 27 का आप कोर्स लेते हैं आपका सिलेक्शन 27 में नहीं होता, यानी एमटेक और पीएसयू के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको 28 का कोर्स फ्री में दे दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। और न्यू बैचेस मेरे पास ये अनअकैडमी के रैंकर्स हैं, 5 रैंक 63, 76, बहुत सारे रैंकर्स हैं। 28 मई से सीओए स्टार्ट हुआ है विशाल रावतिया सर का, और इसके अलावा डीबीएमएस भी विशाल रावतिया सर का स्टार्ट हुआ है। तो यदि आप गेट के लिए सीरियस हैं तो ये लास्ट चांस है कि आप आके भैया अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 27 के लिए 28 से बैच स्टार्ट हुआ है, 28 वाले बच्चों के लिए भी बैच स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब सीधा एग्जाम के पैटर्न पे आती है। तो एग्जाम के पैटर्न की बात की जाए मेरे पास एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम, तो यहां पे हमारे पास एग्जाम स्ट्रक्चर में मेरे पास इंजीनियरिंग स्ट्रीम 1 50 क्वेश्चन रहेंगे, इंजीनियरिंग स्ट्रीम 2 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहां पे जनरल एबिलिटी 20 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 120 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे पेपर के अंदर, ठीक है। यहां पे ये 200 नंबर, ये 200 मार्क्स, ये 40 मार्क्स, ये तो ओवरऑल 480 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। अब यानी यहां पे मेरे पास 4 नंबर मिल रहा है एक क्वेश्चन को, 50 क्वेश्चन 4 नंबर 200, ठीक है। यहां पे 20 क्वेश्चन 4 नंबर 80, 480 नंबर का पेपर है, जिसमें 400 का टेक्निकल होगा, 400 का, और 80 का मेरे पास जनरल एप्टीट्यूड होगा, ठीक है। यहां पे मार्किंग स्कीम की बात की जाए +4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर मिलेंगे आपको, -1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी रॉन्ग आंसर के लिए मेरे पास आपको 1 मिलेगा, यानी माइनस की जो मार्किंग 1/4 है। गेट के अंदर 1/3 होती है, लेकिन यहां पे 1/4 रखी है, तो काफी रिलैक्सेशन है। ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा, यानी सिंगल शिफ्ट में एक ही पेपर होने वाला है 3 घंटे का। तो उस जो पेपर होगा 3 घंटे में, वहां पे 3 सेक्शन रहेंगे, इंजीनियरिंग स्ट्रीम 1, इंजीनियरिंग स्ट्रीम 2 और जनरल एबिलिटी। ऐसा नहीं कि 3 सेक्शन दिखने का आपको 3 अलग अलग पेपर होंगे, ना ना ना, यानी ये 3 सेक्शन एक ही पेपर में आएंगे। तो 3 घंटे का एक पेपर होगा जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे।
तो 3 घंटे मतलब करीब करीब आपको 180 मिनट मिलेगी, ठीक है। 180 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 180 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका मतलब यह है कि 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा मुझे एक सवाल को सॉल्व करने में लग रहा है। तो क्वेश्चन का जो लेवल रहने वाला है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा और गेट से काफी आसान रहने वाला है। रीजन इसका ये, गेट में 65 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे दिए जाते हैं, तो एक सवाल को सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेट 3 मिनट मिलते हैं, तो यहां पे इसलिए अच्छा क्वेश्चन बनाया जाता है। लेकिन यहां पे 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा नहीं रहेगा, एवरेज लेवल रहेगा जो आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी है कि भैया अनरिजर्व और ओबीसी क्रीमी लेयर की बात की जाए 40% इन ईच सेक्शन, 50% ओवरऑल, तो मिनिमम कम से कम हर सेक्शन में 40% मार्क्स आपके होने चाहिए, स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 ये, ठीक है। इसके अलावा 50% आपके ओवरऑल हो तभी आप क्वालिफाई हो यदि क्रीमी लेयर में। अब यदि आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर या पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस में, तो 35% इन ईच सेक्शन और 45% आपको ओवरऑल मार्क्स चाहिए एग्रीगेट, यानी सब में मिला के 45%, लेकिन सब में अलग अलग 35% आपको मार्क्स चाहिए। तो यानी हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कर सकते आप एक सेक्शन में आपने बहुत बढ़िया कर दिया, दूसरे सेक्शन में आपने बढ़िया नहीं किया, क्योंकि हर सेक्शन में यहाँ पे 40% आपको लाने पड़ेंगे, ओवरऑल 50% मार्क्स। तो जब भी ऐसी चीजें आती है ना, तो वहां पे स्टूडेंट को बहुत सीरियसली तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी मैं आपको बताता हूँ, यूपी में वैकेंसी निकली थी कंप्यूटर टीचर की, तो वहां पे 1000 से ज्यादा पोस्ट थी, लेकिन प्री क्वालिफाई करने वाले लोग ही 800 हैं। क्यों? मिनिमम रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं हो पाई। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर भी हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो इन तीनों सेक्शन को थोड़ा सही तरीके से लेना है, ठीक है। सिलेबस ओवरव्यू की बात की जाए तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम 1 का सिलेबस क्या है? तो यहां पे मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईसी, नेटवर्क थ्योरी, ईएम थ्योरी एंड ट्रांसमिशन लाइन, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यार इंजीनियरिंग स्ट्रीम 1 में सिलेबस आप देख रहे हो यार, ईसी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपको सिलेबस देखने को नहीं मिला, ठीक है। इंजीनियरिंग सेक्शन सेकंड की बात की जाए तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, चलो डिजिटल तो दोनों में है, सीएस में भी और ईसी में भी है, कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो ओवरऑल आप यहां से देखेंगे तो ये वैकेंसी में सीएस वाले एलिजिबल तो हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस का सिलेबस नहीं है। तो सीएस वाला कोई बच्चा है जो इस फॉर्म को भरता है, तो यार उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। अब उसने सीएस का पढ़ा है पूरी जिंदगी, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा, ठीक है, सीएस वाले बच्चों। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं, बढ़िया, उन्हीं के सब्जेक्ट है। सेक्शन थर्ड मेरे पास जनरल एबिलिटी की बात की जाए तो जनरल इंग्लिश है, करंट इवेंट है, ठीक है, एवरीडे साइंस है, ठीक है, टेलीकॉम डेवलपमेंट है, हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी है, ठीक है, स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ऑफ एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, ठीक है। तो भैया इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन सब पे तो ध्यान देता ही है, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये जनरल एबिलिटी है। तो ये 3 चीजें हैं। तो यहां पे मुझे देख के एक चीज शॉकिंग लगी थोड़ी सी, यदि आपने क्वालिफिकेशन में यदि कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को एलिजिबल किया हुआ है, आईटी वाले बच्चों के लिए एलिजिबल किया है, ईसी वाले बच्चों के लिए किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए किया हुआ है, तो सारा सिलेबस आपने ईसी इलेक्ट्रिकल का क्यों डाला हुआ है? यदि कंप्यूटर साइंस के बच्चे इसलिए एलिजिबल हैं तो हाफ सिलेबस एटलीस्ट उनका भी होना चाहिए था, या फिर उनका अलग से पेपर होता कि भाई ईसी वालों का पेपर अलग है और सीएस वालों का पेपर अलग है। तो यहां पे सीएस वाले एलिजिबल यदि हैं तो एटलीस्ट सिलेबस उनका होना चाहिए था। ये मेरा खुद का अपना मानना है, खुद का अपना पॉइंट है, ठीक है। आपका मानना क्या है? ठीक है, आप वीडियो के अंदर जरूर लिखना। देखो मेरा मानना ये कि यदि पोस्ट है सीएस वाले एलिजिबल हैं तो सीएस का पेपर अलग होना चाहिए था जिसमें सीएस का सिलेबस आता, ईसी का पेपर अलग होना चाहिए था जिसमें ईसी का सिलेबस आता, और दोनों की वैकेंसी भी अलग अलग होती है, सीएस की 50, ईसी की 50। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। या फिर आपको ऐसा नहीं करना है तो यार ऐसा कर लेते, 50% सिलेबस सीएस का, 50% ईसी का। तो क्या होता, ईसी का बच्चा देता तो उसको 50% सीएस का प्रिपेयर करना पड़ता, सीएस का देता 50% ईसी का। तो ओवरऑल यदि मान लो सर मैं ईसी का बच्चा सीएस प्रिपेयर नहीं कर रहा है और सीएस का ईसी प्रिपेयर नहीं कर रहा, तो वही बात बराबर हो जाती है। लेकिन यहां पे क्या है कि ईसी प्रिपेयर करना पड़ेगा मैं सीएस का होते हुए भी, ठीक है। तो ये मुझे गलत लगा। आप सब लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपका पर्सनल व्यू क्या है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस फीस की बात की जाए तो मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम परफॉर्मेंस, रिटन एग्जाम की बेस पे आपको एक मेरिट लगेगी, उस पर हमारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो भी आपके मार्कशीट है 10th 12th बीटेक वो सब चेक होंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा हमारे पास कलर विजन का, ठीक है। तो भैया मेडिकल एग्जामिनेशन कलर विजन का आपको होगा, तो ये ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है। आप कैटेगरी में यदि आते हैं कलर विजन आपका सही नहीं है, ठीक, खराब है, तो भैया इस पोस्ट को नहीं भरना है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा बाद में, फाइनल पोस्टिंग टू बीएसएन सर्कल, ठीक है।
जहां भी हमारे पास ये एक सर्किल में है, इनमें से किसी एक सर्किल में आपको अपॉइंटमेंट यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यानी इसके अंदर आप यहां पे ये चीज देख सकते हैं कि इसके अंदर यहां पे कहीं भी कोई इंटरव्यू नहीं है, बिना इंटरव्यू की जॉब है, रिटन में मार्क्स अच्छे हैं तो आपको सीधी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात की, कैटेगरी की बात की जाए तो हमारे पास अनरिजर्व, ओबीसी, एडब्ल्यूएस की 2000 फीस है, एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप 1000 फीस है। यार ये फीस भी ठीक ठाक ले रहे हैं, 2000 फीस ले रहे हैं, यानी गेट के बराबर ही फीस ले रहे हैं भाई ये तो। ठीक है, एडिशनल डिटेल की बात की जाए, सर्विस बॉन्ड है 6 लाख बॉन्ड फॉर 5 इयर्स ऑफ सर्विस कमिटमेंट। ये खतरनाक बात है कि भैया यदि आप यहां पे ज्वाइन करते हो तो 5 साल का आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। ठीक है, 6 लाख रुपए का। ठीक है, यदि आप 5 साल से पहले नौकरी छोड़ते हो तो आपको 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये यहां पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड की बात करें 2 इयर्स ऑन ज्वाइनिंग, तो यानी 2 ज्वाइनिंग के बाद 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है जिसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। वैसे तो गवर्नमेंट में प्रोबेशन पीरियड के बाद सब परमानेंट हो ही जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रहता है रिस्क। ट्रेनिंग शेड्यूल क्या है, फेस 1 10 वीक्स, ठीक है, की फील्ड ट्रेनिंग, यानी 10 वीक की आपको फील्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, 10 फील्ड ट्रेनिंग 4 वीक की, और फेस सेकेंड में मेरे पास 6 वीक, तो यानी 10 वीक की आपकी ट्रेनिंग होगी टोटल मिला के। फर्स्ट फेस 1 10 वीक, फील्ड ट्रेनिंग 4 वीक, और फेस सेकंड 6 वीक। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग का भी हमारे पास शेड्यूल गिवन है, ट्रेनिंग का भी देखना पड़ेगा आपको सिलेक्शन के बाद। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि अप्लाई ऑनलाइन ओनली, अप्लाई ऑनलाइन ही कर सकते हो आप भैया। यहां पे इसकी वेबसाइट पे हमारे पास ये यहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सर्कल प्रेफरेंस, कैंडिडेट कैन चूज अप टू 21 बीएसएनएल सर्किल इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के दौरान आप जो 21 बीएसएनएल सर्किल को चूज कर सकते हो। भैया मेरा पहली चॉइस ये, दूसरी चॉइस ये, 27 जगह हो रहा है, 27 में से 21 आप चूज कर सकते हो। ठीक है, सीनियरिटी डिटर्मिनेशन, फाइनल सीनियरिटी विल बी बेस्ड ऑन 60% एग्जाम मार्क्स प्लस 40% फेस 1 ट्रेनिंग मार्क्स। ठीक है, तो भैया यहां पे आपको इसके हिसाब से आपको यहां पे सीनियरिटी डिटर्मिनेशन में दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास विंडो की बात की जाए तो 7 दिन के लिए विंडो होगी। ठीक है, ओपन फॉर 7 डेज पोस्ट एग्जाम, फीस 400 पर क्वेश्चन। ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन ओनली। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नो विड्रॉल अलाउड, कि भैया आप विड्रॉ नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ट्रांसफर लायबिलिटी एंड कंडक्ट। ठीक है, तो भैया ट्रांसफर और ये सब तो आपको पता ही है कि ये सब चीजें होती रहती हैं गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, तो ये सब लीगली है। तो ये मोटी मोटी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिली है बीएसएनएल की। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास अपडेट आती रहेंगी दोस्तों, वैसी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा, प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, और आपको सच में ये वीडियोस के सर नोटिफिकेशन जितने भी आए, नोटिफिकेशन हमको बताइए, तो मैं आपको नोटिफिकेशन बनाता रहूंगा और आपको लाता रहूंगा जितने भी जॉब हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो आपका क्या व्यू है, ठीक है, इस पोस्ट के रिगार्डिंग आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और मैं आपसे मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।